मेरा ख्याल स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमने आज पढ़ना है कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, कंडक्टिविटी एंड मोबिलिटी एंड आल्सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। और फिर हम देखेंगे कि कैरियर कंसंट्रेशन जो है वो क्या होती है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, इलेक्ट्रॉन की क्या होती है और होल्स की क्या होती है। पहले हम इसको देख लेते हैं। तो ये हम पूरी की बुक से ही देख रहे हैं। At finite temperatures, due to thermal agitation and lattice vibrations, some of the valence electrons are always present in the conduction band. ठीक है, फाइनाइट टेम्परेचर का मतलब ये है कि मतलब 0 केल्विन पे चूंकि वो होता है इंसुलेटर, तो उससे ऊपर टेम्परेचर पे, जैसे रूम टेम्परेचर के ऊपर सेमीकंडक्टर जो है उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन हमेशा कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट होंगे और वो कंडक्ट कर सकता होगा। ठीक, in the absence of any applied electric field, however, जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं वो उनकी मूवमेंट तो होगी, बट दैट मूवमेंट कॉन्स्टिट्यूट नो करंट। ऐसे जैसे मेटल में होता है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं क्योंकि टेम्परेचर जो है वो फाइनाइट टेम्परेचर आपने दिया हुआ है, या सिस्टम जो है वो एक खास फाइनाइट टेम्परेचर में पड़ा हुआ है, तो मतलब चार्ज कैरियर्स मूव कर रहे होते हैं लेकिन करंट नहीं बना रहे होते क्योंकि इक्वल नंबर चार्जेस जो है वो राइट एंड लेफ्ट साइड पे जा रहे होते हैं। When an electric field is, however, applied, these electrons and holes get accelerated towards the opposite end of the field and their velocity begins to increase. This increase in velocity, however, does not continue itself initially because indefinitely because of the collision of these carriers with the various type of obstacles. ये ऐसी है जैसे मेटल में होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीजिंग वेलोसिटी नहीं ले सकते, मतलब ये हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो उनकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, एक्सेलरेट किए और फिर वो इंडेफिनेटली इंक्रीज होती रहे क्योंकि उनके रास्ते में लैटिस आयंस हैं पॉजिटिव आयंस, तो जिसकी वजह से वो मतलब ऑब्स्टेकल होते हैं और वो जो है वो उनकी वेलोसिटी जो है वो बार बार डिक्रीज होती है। तो जैसे मेटल में होता है उसी तरह यहाँ पर भी they achieve a certain velocity called drift velocity after a while, or depending on the mean free path the carriers require average increment in velocity which is lost during the subsequent collisions. This extra velocity required by the carrier in the presence of applied electric field is called drift velocity and denoted by Vd, और वो Vd जो है वो प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की। ठीक है, ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी तो क्या होगा कि उनकी जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की वो भी ज़्यादा होगी। और जब आप इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म करते हैं तो आपके पास आता है एक कांस्टेंट जो कि म्यू है और उसको हम कहते हैं मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर्स। और मोबिलिटी क्या होती है? मोबिलिटी जो है वो है is defined as the drift velocity acquired by a carrier per unit electric field. ठीक है, यानी drift velocity per unit electric field। अगर आप यहाँ से इसका फॉर्मूला मतलब निकालो तो ये क्या क्या बनेगा, U is equal to Vd पर Vd divided by E। Mobility is equal to Vd divided by E, यानी कि increase in velocity per unit electric field। बेटा एक मिनट जरा मुझे एक मिनट दीजिए, मैं आई। ठीक हो गया। तो मोबिलिटी क्या है? इंक्रीज इन वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। Okay, in an intrinsic semiconductor, since the electrons move in nearly empty conduction band and hole move nearly in the full valence band, और ये हमने देखा था ना कि कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स जो है वो तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मतलब के इन्फ्लुएंस के अंदर मूव करते हैं, और होल्स होते हैं, होल जो हैं वो ना सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में बल्कि ऑल्सो लैटिस के जो
इलेक्ट्रिक साथ उनका इंटरेक्शन भी हो रहा था क्योंकि वो बेसिकली वैलेंस बैंड के अंदर है, तो वो दोनों के अंदर मूव करते हैं। तो फिर जो प्रॉपर्टीज हैं सच एज मोबिलिटी, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन जनरल डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ होल्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कंडक्टिविटी और होगी क्योंकि वो कंडक्शन बैंड में है जो कि एम्प्टी है, और जो होल्स हैं उनकी और होगी क्योंकि वो वैलेंस बैंड में है जो कि फुल है। तो इस तरह उनकी कंडक्टिविटी, उनकी मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉन मतलब ज़्यादा मोबाइल होंगे, जो होल्स हैं वो कम मोबाइल होंगे क्योंकि वो फिक्स्ड हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री है। ठीक, और क्या चीज़ है, कंडक्टिविटी, मोबिलिटी और वेलोसिटी, मतलब ये सारी चीज़ें जो है वो दोनों की डिफरेंट होंगी। तो चूंकि ये डिफरेंट हैं तो फिर हम इनको जो है वो डिफरेंट मतलब इंडेक्स से डिनोट कर देते हैं। लेट वी डी एन एंड यू एन एंड एन डिनोट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी एंड कंसंट्रेशन। सो एन जो है वो कंसंट्रेशन को बता रहा है, म्यू एन मोबिलिटी बता रहा है, और वी डी वेलोसिटी बता रहा है इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, एन से इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज। इसी तरह अगर आपने होल्स की करनी है तो ये सारा पी पी हो जाएगा, पी कंसंट्रेशन, म्यू पी उसकी मोबिलिटी एंड म्यू डी पी उनकी वेलोसिटी। द करंट डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इज गिवन एज दिस। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है ना, ये कुछ इस तरह होता था, current density is the charge times number of electrons times velocity, NQV। ये याद है ना आपको, याद है कि नहीं याद? बहरहाल ये एफएससी में भी आपका एक क्वेश्चन होता था कि करंट डेंसिटी जो है उसको बताएं कि वो पता नहीं शायद। जी मैम, याद है याद। हाँ, गुड हो गया। तो ये हमें पता है कि करंट डेंसिटी जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी चार्ज कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टाइम्स द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। और जो हमारी VDN है, हमने यहाँ इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लें इलेक्ट्रॉन्स के लिए, सबके साथ n लगा दें। E के साथ n नहीं लगाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों पे इक्वली अप्लाई हो रही है। तो अब यहाँ से आप VDN का फॉर्मूला जो है, VDN जो है वो J में पुट कर सकते हैं। तो J आपके पास आ जाएगा NE म्यू N E कैपिटल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। कंपेयरिंग इट विद ओहम्स लॉ, ओहम लॉ जो है वो करंट डेंसिटी की फॉर्म में कैसे होता है, ये हमने ड्रॉ किया हुआ है जब हमने कंडक्टिविटी पढ़ी थी मेटल में, कि जे एन यहाँ पे एन जो है वो ज़ाहिर इलेक्ट्रॉन को बता रहा है। सो जे इज इक्वल टू सिग्मा कंडक्टिविटी टाइम्स ई, ये हमारा ओहम्स लॉ है। तो अगर इन दोनों को आप कंपेयर करें तो यहाँ से कंडक्टिविटी आपके पास आ रही है एन ई म्यू एन। ठीक हो गया, और यहाँ से इसी तरह होल्स की जो कंडक्टिविटी है वो आ रही है पी, एन की जगह पी आ गया, ई चार्ज ऑफ होल जो कि सेम होता है, और म्यू पी मोबिलिटी ऑफ होल। अब देखो कि जो मोबिलिटी है म्यू एन, मोबिलिटी जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिक्रीज होती है ना, यानी कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मोर लाइकली टू यू नो कोलाइड विद द लेटेस्ट एटम्स। तो मोबिलिटी जो है उसमें टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिक्रीज आता है। और इसी तरह लेकिन चार्ज कांस्टेंट है, लेकिन ये होता है कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो देयर इज इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होने से मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल गेट द इनफ एनर्जी टू क्रॉस द बैरियर between valence band and conduction band, so more electron will be produced, so number of electron increase होते हैं। so overall conductivity जो है वो फिर increase होती है। so conductivity जो है overall टेम्परेचर increase करने से increase होती है। ठीक है, कंडक्टिविटी जो है मोबिलिटी और कंसंट्रेशन दोनों पे डिपेंड करी, मोबिलिटी डिक्रीज होती है और कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, ओवरऑल ये जो है वो इंक्रीज होती है। और आपने देखा होगा कि जो सेमीकंडक्टर है उनके लिए टेम्परेचर नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर नेगेटिव जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर जो है बेसिकली नेगेटिव होता है, जिसका मतलब ये है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से उनकी कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होती है, जबकि अदर्स के लिए वो पॉजिटिव है। यानी मेटल्स के लिए, मेटल में अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है ना, तो
तो ये हमारे पास कंडक्टिविटी का फार्मूला आ गया। और यहाँ से अगर आप सेमीकंडक्टर्स के लिए देखें तो वो उनकी कंडक्टिविटी दोनों की वजह से होती है, यानी होल्स और इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो जो टोटल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल होगी वो सिग्मा एन प्लस सिग्मा पी होगी, यानी कि इस यहाँ पे इनके वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो यहाँ से आप बस चार्ज बाहर आ जाएगा और अंदर एन म्यू एन प्लस पी म्यू पी आ जाएगा। तो यहाँ से चूंकि हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ होल्स होंगे। तो एन और पी बराबर होंगे, उसको हम एन आई लिख देते हैं। तो ये हमारे पास आ गया सिग्मा इज इक्वल टू ई एन आई म्यू एन प्लस म्यू पी। So it is important that in semiconductor movement of carriers or the flow of current is in fact the consequence of following two processes. क्या प्रोसेस है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज कैरियर्स जो हैं वो सेमीकंडक्टर में मूव करते हैं? पहला तो जाहिर है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है कैरियर की वो बनती है। ड्रिफ्ट ऑफ कैरियर्स अंडर द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, द रिजल्टिंग करंट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, ये करंट जो है ड्रिफ्ट करंट कहलाता है। और ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये ड्यू टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। सेकेंडली it's the diffusion of carriers under the effect of concentration gradient. concentration gradient क्या है? यानी एक जगह पर एक तरह के चार्ज की कंसंट्रेशन हो, दूसरी जगह पर दूसरी तरह की चार्जेस की कंसंट्रेशन हो। बेसिकली दिस टाइप ऑफ डिफ्यूजन ऑफ कैरियर्स जो है वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में होती है। जैसे यहाँ पे बता रहा है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ डोपेंट प्रेजेंट इनसाइड द सेमीकंडक्टर। सो लेट्स से आपके पास एक जो है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, दूसरा एन टाइप सेमीकंडक्टर है। तो जब आप पी एन जंक्शन बनाते हैं ना, दोनों चिप को आप बेसिकली दो चिप नहीं होती हैं, एक ही क्रिस्टल की जो चिप होती है उसमें उसका हाफ पी टाइप जो है वो डोप किया जाता है और अदर हाफ को एन टाइप डोप किया जाता है। और जैसे ही ये जंक्शन बनता है ना, पी एन टाइप मतलब जंक्शन बनता है, तो एट द वेरी एज ऑफ द जंक्शन होता ये है, जैसे आपको पता भी है कि जो होल्स हैं वो डिफ्यूज करते हैं ऑन द एन साइड, और एन साइड से इनफैक्ट नॉट होल डिफ्यूज करते, इलेक्ट्रॉन ही डिफ्यूज करते हैं। एन साइड से पी साइड में डिफ्यूज करते हैं। तो जहाँ से वो निकले हैं एन साइड पे वहां पर पॉजिटिव आयंस बन जाते हैं, और पी साइड पे जहाँ पे जाके वो डिपॉजिट हुए हैं वहां पे नेगेटिव आयंस बन जाते हैं। तो ये एक रीजन जो है वो बनता है जहाँ पर चार्ज कैरियर्स तो नहीं होते लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। और इस रीजन को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं हम इस रीजन को? सो रहे हैं? हेलो मैम। इस रीजन को क्या कहते हैं हम? बताएं बेटे। ऐसा रीजन जो कैरियर से फ्री होता है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होते हैं, पी एन जंक्शन में, ऐसे रीजन को हम क्या कहते हैं? मैम डिप्लीशन रीजन। हाँ जी, डिप्लीशन रीजन। काफी देर बाद याद आया, तो जाग के सुने। मैं जाग रही हूँ ना तो आप भी जागिए। अच्छा, तो वो जो डिप्लीशन रीजन होता है उससे पहले जैसे ये चार्ज कैरियर्स एक दूसरे की मतलब जंक्शन के क्रॉस फ्लो करते हैं ना, उस करंट को डिफ्यूजन करंट कहते हैं। ठीक है, वो करंट जो है वो क्यों फ्लो किया है? क्योंकि वहां पर एक तरफ जो है वो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ डोपेंट था। बेसिकली एक सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा थी और दूसरी तरफ कंसंट्रेशन ऑफ होल्स ज्यादा थी। तो जैसे ही ये करंट मोमेंटरीली फ्लो करेगा, यानी कंटिन्यूसली फ्लो नहीं करेगा, जैसे ही आपका पीएन जंक्शन बना है ये करंट मोमेंटरीली फ्लो करेगा, जैसे ही आयंस बन जाएंगे फिर ये करंट स्टॉप हो जाएगा। अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तभी कोई करंट फ्लो करेगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, ये फ्लो क्यों किया है? क्योंकि कंसंट्रेशन जो थी वो ज्यादा थी एक मतलब दोनों साइड्स पे मतलब डिफरेंट तरह के चार्जेस की। ठीक हो गया। सो इसको हम डिफ्यूजन करंट कहते हैं। और दूसरा करंट जो है वो ड्रिफ्ट करंट है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से फ्लो करता है। ओके, सो इन द अबव ट्रीटमेंट वी हैव कंसीडर्ड ओनली द ड्रिफ्ट करंट कंट्रीब्यूशन। हमने डिफ्यूजन करंट को नहीं देखा, वो सेमीकंडक्टर में एब्सेंट होता है, हैविंग ए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इम्प्योरिटीज। मतलब अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इम्प्योरिटी हो, जैसे लेट्स से आपके पास सिर्फ पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये सिर्फ एन टाइप है, तो उसमें तो डिफ्यूजन करंट होगा भी नहीं। वो होगा कहाँ पर? सिर्फ वहां पे जहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है डोपेंट्स का।
एक तरफ जो है वो पी टाइप है, दूसरी तरफ एन टाइप मटेरियल है, वहां पे डिफ्यूजन करंट फ्लो करेगा। वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद टेम्परेचर देख लेते हैं। सो ये जो हमारे पास फॉर्मूला लिखा हुआ है, assuming mobility is to be independent of temperature, mobility को हम they are not independent of temperature but we are assuming that the mobility is independent of temperature, तो फिर conductivity जो है, the temperature dependence of conductivity arises because of the variation of intrinsic carrier concentration। ठीक है, फिर जो conductivity है वो intrinsic carrier concentration की वजह से जो है वो चेंज होती है। तो जो आपकी कैरियर कंसंट्रेशन है ये हम आगे ड्राइव करेंगे, अभी उन्होंने वैसे ही लिख दिया है, मतलब समझें कि अगले वाला टॉपिक पढ़ने के बाद ये टॉपिक आता है। तो कैरियर कंसंट्रेशन जो है वो ये है, इसको आपने कंडक्टिविटी में पुट किया, यानी इस जगह पर, इस जगह पे पुट किया, बल्कि इसमें, और आपके पास ये आ गया, और फिर आपने इसका लॉग लिया है। तो लॉग लेकर आपने बाकी सारी चीजें जो थी वो सब मल्टीप्लाई ओरिजिनल को प्लस प्लस कर दिया, और कुछ जो चीज बाकी हमारे पास हमारे काम की नहीं थी उसको हमने कांस्टेंट कह दिया है। यहाँ से हमने जो है वो 3/2 बाहर करके बाकी नेचुरल लॉग ऑफ टी कहा और बाकी चीज को कांस्टेंट कर दिया। इधर से हमने नेचुरल लॉग और एक्सपोनेंशियल कैंसिल हो गए, तो यहाँ से आपके पास Eg/2k/1/t बाहर आ गया। तो ये हमारे पास आ रहा है कि कंडक्टिविटी जो है टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है, और डिपेंड किस तरह कर रही है, यानी एक तो इसकी वेरिएशन है 1/t के लिहाज से और दूसरी वेरिएशन है इसकी नेचुरल लॉग ऑफ t के लिहाज से। दोनों फंक्शन जो है वो ऐड अप हो रहे हैं, तो दोनों में से कौन सा फंक्शन जो है वो ज़्यादा डोमिनेंट है? जो नेचुरल लॉग ऑफ t का फंक्शन है, यानी नेचुरल लॉग ऑफ x फॉर एग्जांपल जो होता है वो बहुत मतलब स्लोली इंक्रीज होता है, और जो नेचुरल लॉग ऑफ मतलब x क्योंकि इतनी स्लोली डिक्रीज हो रहा है और दूसरे फंक्शन में प्लस हो रहा है, तो जो दूसरा फंक्शन है वो डोमिनेंट हो गई, 1/t वाला। 1/t क्या बता रहा है कि कंडक्टिविटी t के साथ जो है वो डिक्रीज हो रही है, सॉरी टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होगी, जाहिर है। तो ये 1/t के साथ जो ग्राफ बनेगा वो ज़्यादा मतलब डोमिनेंट होगा, इसलिए हम उस ग्राफ को ले रहे हैं, नेचुरल लॉग ऑफ t वाले ग्राफ को नहीं ले रहे। तो कंडक्टिविटी जो है वो 1/t के साथ डिक्रीज होती है। So next हमारे पास है carrier concentration and Fermi level for intrinsic semiconductors। So मैम जी, हाँ जी, पहले हमने ये बात नहीं की थी कि टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो वो कंडक्टिविटी जो है वो भी इंक्रीज होगी और मोबिलिटी जो है वो डिक्रीज होगी। हाँ जी, मोबिलिटी जो है उसकी उसको हमने इग्नोर कर दिया ना। जी, और हाँ तो जी, जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी। कंडक्टिविटी जो है वो ओवरऑल इंक्रीज होगी। टेम्परेचर तो ये ना बेसिकली लिया तो उन्होंने कैरियर कंसंट्रेशन ही है, ये मैंने उमर की बुक से पढ़ा था। मैं आपको इसको फिर से कंफर्म कर दूंगी कि कंसंट्रेशन से जो ये कंसंट्रेशन तो इंक्रीज होती है, यानी आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की तादाद तो बढ़ती है सेमीकंडक्टर में, इसलिए जो कंडक्टिव मतलब टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी है ना सेमीकंडक्टर्स के लिए ये नेगेटिव होता है। सो ओवरऑल जो है ये इंक्रीज करती है कंडक्टिविटी टेम्परेचर इंक्रीज करने से, क्योंकि आप टेम्परेचर डिक्रीज कर दोगे ना, आपको पता है जैसे 0 K पे तो ये एक इंसुलेटर होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो कंडक्टर बन जाता है, तो कंडक्टिविटी तो इंक्रीज करती है, ओवरऑल तो इंक्रीज करती है ना। अब यहाँ पे हमने जी, मोबिलिटी को इग्नोर कर दिया हुआ, ठीक है। मैं आपको फिर से कंफर्म कर दूंगी, बट दिस इज जहाँ तक मेरा ख्याल है ये है कि कंडक्टिविटी ओवरऑल इंक्रीज करती है, ठीक है। ओके, ठीक है, इट मेक सेंस यस ना, मैम। क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से कंडक्टिविटी को इंक्रीज ही होना चाहिए, ये सेमीकंडक्टर है, ठीक है। अदरवाइज तो वो एक इंसुलेटर है 0 K पे, जैसे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो उसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज होने से इंक्रीज होनी चाहिए। चलिए मैं इसको आपको फिर कंफर्म कर दूँ एक दफा। ओके मैम। तो कैरियर कंसंट्रेशन जो है वो हमें देखनी है। द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन अ सेमीकंडक्टर कैन बी, अच्छा इससे पहले मैं थोड़ी सी उमर की बुक से भी हम देखेंगे, कुछ एक दो ग्राफ है वहाँ पे वो मैंने आपको बताने थे।
The concentration of electrons and holes in a semiconductor can be obtained from the knowledge of densities of available states in the valence and conduction band, as well as the Fermi distribution function. ठीक है, डेंसिटी ऑफ अवेलेबल स्टेट, ये हमने पहले भी किया हुआ है ना, जब हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे ख्याल पीछे पढ़े थे तो हमने कहा था कि वो बराबर है डेंसिटी ऑफ स्टेट के टाइम्स द ऑक्यूपेशन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ दो स्टेट्स। ये हमने फॉर्मूला पहले पढ़ा हुआ है। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट टाइम द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ दो स्टेट। ठीक है, कितनी स्टेट्स पर यूनिट वॉल्यूम है और उनमें से कितनी जो है वो ऑक्यूपाई है। जाहिर जितनी ऑक्यूपाई होंगी, अब आप उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे जो कि उनको ऑक्यूपाई कर रहे हैं। The expression for the Fermi energy is then obtained from these carrier concentrations. चले हम बाद में देखते हैं। So electron concentration in the conduction band, तो पहले हम इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन पढ़े। इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि इंट्रिंसिक टाइप के का जो सेमीकंडक्टर है उसमें जो कंसंट्रेशन है वो एक तो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन होगी, दूसरी होल्स की होगी, दोनों तरह के जो कि चार्ज कैरियर्स होते हैं। तो अभी हम इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन पढ़े हैं, फिर हम होल्स की कंसंट्रेशन देखेंगे। अब इलेक्ट्रॉन चूंकि कंडक्शन बैंड में होते हैं और होल्स वैलेंस बैंड में होते हैं और ये कंबाइन नहीं करते, इलेक्ट्रॉन इंडिविजुअली कंडक्शन बैंड में ही रहते हैं और उधर मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, और होल्स जो है वो वैलेंस बैंड में अंदर रहते हुए कंडक्शन करते हैं। दोनों जो है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, मतलब कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करता और यहाँ पर कोई मतलब रिकम्बिनेशन नहीं होता। रिकम्बिनेशन होता है लेकिन हम उसकी बात नहीं करें, हम ये कह रहे हैं कंडक्टिविटी जो है दोनों की अलग से इलेक्ट्रॉन की कंडक्शन बैंड में होती है और होल्स की जो है वो वैलेंस बैंड में होती है। ये दोनों अपने अपने घरों में रह के कंडक्शन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर चूंकि जो हमारी डी एन है, नंबर ऑफ चार्जेस हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कंसंट्रेशन है ना, तो पर यूनिट वॉल्यूम ले रहे हैं हम इसको। दिस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ स्टेट्स और टाइम्स द फर्मी फंक्शन, और ये जो है हम चार्ज कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम निकाल रहे हैं और ओवर सम एनर्जी रेंज E2 E प्लस DE। ठीक है, तो जो एनर्जी रेंज है फिर आप उसके ऊपर इसको इंटीग्रेट कर देंगे DE। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे बाद में हम इसको इंटीग्रेट करेंगे ओवर सम एनर्जी रेंज। तो जिस एनर्जी रेंज में आपको पता करना है कि वहां पर जी चार्ज कैरियर्स की कंसंट्रेशन क्या है, उस एनर्जी रेंज के ऊपर आपने इसको इंटीग्रेट कर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे मालूम करना है कि कंडक्शन बैंड में मतलब जो है वो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन क्या है, तो मैं कंडक्शन बैंड की एनर्जी जो है वहां से लेकर ऊपर तक सारी स्टेट्स के ऊपर इसको इंटीग्रेट कर दूंगी। ये आगे जाके हम देखते हैं। ठीक है, where D is the density of the states defined as the total number of allowed electronic states per unit volume। पहले हमने DE को वैसे ही पढ़ा था, लेकिन अब यहाँ पे जो DE यूज हो रहा है ना, ये पर यूनिट वॉल्यूम है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। डेंसिटी ऑफ स्टेट पर यूनिट वॉल्यूम in a semiconductor, and f of E is the Fermi distribution function representing the probability of occupation of a state with energy E। ठीक हो गया, तो ये हमें फॉर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी पता है कि ये दिस इज इक्वल टू 1 ओवर एक्सपोनेंशियल E माइनस EF ओवर KT प्लस 1, where as that of DE which is strictly valid for free electron is obtained from equation number 5.14। तो DE जो है वो हम मतलब पीछे हमने जहाँ पे DE पढ़ा था ना, वहां से हम लोग हमने लिया है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं आपको बता देती हूँ इसने क्या किया है इसके साथ। तो ये मतलब 5.40 क्वेश्चन नंबर से DE लेकर हमने यहाँ पुट किया है और f ऑफ E तो हमें पता है। तो यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा अलग से किया था। अच्छा जी, ये देखें जो हमारी डेंसिटी ऑफ स्टेट जो थी ना, पीछे हमने जो ड्राइव किया था वो ये चीज थी। यहाँ पे हमने यहाँ पे वॉल्यूम था, वॉल्यूम को उठा के इधर DE के नीचे डिवाइड कर दें तो ये हमारा डेंसिटी ऑफ स्टेट पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा। और इसमें जो चेंज किया हमने वो ये है कि h बार स्क्वायर को h ओवर 2 पाई पुट कर दिया है। h ओवर 2 पाई पुट करेंगे तो ये h का क्यूब हो जाएगा। 3/2 पावर इसमें से खत्म कर दिया, 3/2 पावर h बार स्क्वायर से खत्म करेंगे तो h बार का क्यूब आ जाएगा, जो कि हो जाएगा h क्यूब ओवर 2 पाई का क्यूब, यानी कि 8 पाई का क्यूब, और यहाँ पे 1 ओवर 2 पाई है इंटू 2m। और यहाँ से आपने पाई वगैरह को और 8 को मैनेज कर लिया, कैंसिल कर लिया,
पाई ऊपर चला गया तो 4 पाई ओवर h क्यूब 2m टू द पावर 3/2 e की पावर 1/2 ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो आपके पास पहले ये इस तरह मॉडिफाई करके उन्होंने लिखा है, 5.40 को इस तरह मॉडिफाई किया। तो ये आपके पास डेंसिटी स्टेट्स आ गई है। सो आपके पास डी एन फिर क्या हो जाएगा 4 पाई ओवर h क्यूब 2m टू द पावर 3/2 e की पावर 1/2 f ऑफ e डी ई। अच्छा, यहाँ से आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? जो मैंने आपको रजिस्टर में दिखाया था वो भी नजर आ रही थी? यस मैम, आ रही है। यस मैम। ओके मैम वो स्टेप लिख सकते हैं इसमें हम? हाँ लिख लें। ओके। अच्छा, मैंने आपको उमर की बुक से कुछ दिखाना था। स्क्रीन अब नजर आ रही है आपको? यस मैम। हाँ, तो उमर की बुक नजर आ रही है आपको? डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है वो आपको नजर आ रहा है। तो हमने देखा कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से, ये उमर की बुक में भी सेम टॉपिक है, ये कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन सॉरी कैरियर कंसंट्रेशन इन सेमीकंडक्टर में। मैम आर के पूरी है ये तो। हाँ जी, आर के पूरी की बुक नजर आ रही है। अच्छा ये वाली नजर आ रही है, एक मिनट में आपको फिर दिखाती हूँ। बस बस। जी अब देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन नजर आ रहा है आपको? हमने इसको पहले देखा था। हाँ जी, तो 0 के पे इसकी इस तरह का एक शार्प एज होता है। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो यहाँ से कुछ स्टेट्स जो है वो फ्री हो जाती हैं, तो ये फंक्शन यहाँ से थोड़ा सा ना स्लोपी सा हो जाता है। और यहाँ पर चूंकि इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो कुछ फर्मी एनर्जी से ऊपर वाली स्टेट्स भी ऑक्यूपाई हो जाती हैं, तो इसका टेल बन जाता है एक। फिर टेल बनी है ना, ये बेसिकली कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स है जो कि यहाँ से मतलब स्केप करके बैलेंस बैंड से स्केप करके आगे आ गए हैं। तो फिर हमारे पास जो और दूसरा ये एक बात कि आप जितना भी टेम्परेचर इंक्रीज कर लो, जो हमारा ये फर्मी फंक्शन होता है उसकी वैल्यू 1/2 ही रहती है। फर्मी लेवल पर उसकी वैल्यू 1/2 रहती है, ये हमने देखा। और जो ये ग्राफ बेसिकली शेयर करना चाह रहे हैं कि जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में फर्मी लेवल लाई कर रहा होता है। ठीक है, फर्मी लेवल जो है वो वैलेंस बैंड और वैलेंस बैंड जो है वो सारा नीचे फर्मी लेवल से नीचे की जो स्टेट थी वहां पे होता है ना, मतलब वो बैंड जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो एंड वाला बेसिकली बैंड है, तो फर्मी लेवल से नीचे होता वो। और फिर वो जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ये डेंसिटी ऑफ सॉरी फर्मी ऑक्यूपेशन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन है, फर्मी फंक्शन है। और इसको उन्होंने ना मतलब ड्रॉ किया हुआ है थोड़ा सा और तरीके से, यानी कि एक्स एक्सिस में हमने फर्मी फंक्शन ले लिया है और एनर्जी को इस डायरेक्शन में ले लिया है। तो आप इसको देखो कि ये ऑलमोस्ट सेम ही ग्राफ है। पहले हमने इसको जो है वो इस तरह ड्रॉ किया हुआ था, पहले हमने इसको इस तरह ड्रॉ किया हुआ था, पहले इस तरह था ना, तो अब इन्होंने इधर को ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 थी तो इधर इसकी वैल्यू 1 है, ये फर्मी फंक्शन है और ये इसी तरह डिक्रीज हो रहा है। पहले ये इस तरह था, ये कुछ शार्प एज था। ठीक है, ये वही ग्राफ है। तो यहाँ पर अब आ जाता है एक एनर्जी गैप, एक एनर्जी गैप। फर्मी लेवल ये रहा और ये एनर्जी गैप आ गया, और यहाँ पे ये वैलेंस बैंड है आपका फिर। और यहाँ पर चूंकि कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्केप कर गए हैं तो ये रीजन ग्रे दिखाया हुआ है, और यहाँ पे बन गए हैं होल्स। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अब ऊपर चले गए हैं, वो फर्मी लेवल से ऊपर वाली स्टेज जो है उनको ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो ये कंडक्शन बैंड दिखाया हुआ है, ये आपका कंडक्शन बैंड है और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। और फिर ये उन्होंने डेंसिटी ऑफ स्टेट दिखाई हुई है कंडक्शन बैंड की और वैलेंस बैंड की। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास डेंसिटी आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन आ जाती है, सॉरी डेंसिटी ऑफ ऑक्यूपाइड स्टेट आ जाती है ना। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन, डेंसिटी ऑफ स्टेट, तो आपके पास आ जाती है डेंसिटी ऑफ ऑक्यूपाइड स्टेट्स। बहरहाल
तो ये आपको एक चीज दिखानी थी ऊपर से, मेरे ख्याल है कोई क्वेश्चन भी था यहाँ पे उन्होंने। शायद कंडक्टिविटी में था। मैम जी, हाँ जी। आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कंसंट्रेशन में वो जंप नहीं करते, वो वैलेंस बैंड में, वो कंडक्शन बैंड में ही रहते हैं। बिल्कुल। और ये ग्राफ में तो फिर उन्होंने जंप नहीं किया हुआ। नहीं, इलेक्ट्रॉन ने वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में तो जंप करना ही है ना। कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में वो जंप करते हैं, नहीं रिकम्बिनेशन होता है। लेकिन मैं जब वो बात करी थी तो तब मैंने कहा था कि इलेक्ट्रिसिटी जब वो कंडक्ट करते हैं ना तो इंडिविजुअली वो कंडक्शन बैंड में कंडक्ट कर रहे होते हैं और होल जो है वो वैलेंस बैंड में कंडक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा जी। हाँ, रिकम्बिनेशन भी हो सकता है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो मतलब कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में जंप करके रिकम्बिनेशन कर सकता है, जिसके नतीजे में होल और इलेक्ट्रॉन कंबाइन होके एक दोबारा वैलेंस बैंड, एक जो सॉरी कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसको बना देते हैं, और जो हमारा पेयर है इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो है वो खत्म हो जाता है। तो वो भी हो सकता है। ओके। ठीक है। मेरा यहाँ पे कोई कंडक्टिविटी वाला टॉपिक था, उसमें एक क्वेश्चन था, उन्होंने उसका आंसर बड़ा अच्छा किया हुआ था, मैंने सोचा मैं आपको बताऊंगी। If I can find that. तो मैं दोबारा देखूंगी, मुझे मिला तो मैं आपको साथ शेयर करूंगी नेक्स्ट टाइम। पर आप ना यूं किया करें कि दोनों बुक से जो है वो इस टॉपिक्स को पढ़ा करें। उमर की बुक जो है उसमें खासा उसने कुछ खुद ही से उसने क्वेश्चन बनाए हैं कि भाई ये क्वेश्चन माइंड में आ सकता है हमारे, तो इसका आंसर क्या होगा, बड़ा अच्छे से बताया हुआ है। पूरी की बुक में कोई खास क्वेश्चन वगैरह उन्होंने नहीं बनाए हुए, है वो भी अच्छी, मैथमेटिकल उन्होंने बड़ा अच्छा दिया हुआ है। तो आप दोनों बुक से देखा करें, फिर डिस्कस किया करें मेरे साथ। तो अच्छा, अब आ जाते मैम हैं। एक्चुअली वो आजकल हाँ जी मैम आजकल असाइनमेंट्स जो है ना वो उनका लोड बहुत ज्यादा है, इस वजह से। मैंने कोई असाइनमेंट दी है बोला आपको? हाँ, तो एक छोटी यस सी दी मैम। है। एक हो चुकी है। ठीक है। मैम जी वो छोटी है। हाँ, छोटी सी है। मेन असाइनमेंट जो आपकी मैं ख्याल 18 नंबर की और असाइनमेंट आनी है, अभी आपकी ये 6 नंबर की थी। मैम जी असाइनमेंट जमा कब करवानी है? ईद के ईद बाद के की मैं बाद कोई मैंने डेट कर। दूंगी आपको। एक मिनट मुझे जरा एक्सक्यूज कीजिएगा, मैं अभी आई। ओके ओके मैम। मैम। हाँ जी, तो हम लोग ये डेंसिटी ऑफ स्टेट का फार्मूला और फर्मी फंक्शन का फार्मूला उठा के हमने पुट किया है डी एन में, और तो डी एन जो है वो ये बन गया है। यहाँ से हमने एन फाइंड करना है। तो अच्छा, एक और चीज़ हमने देखनी है वो है यहाँ पे जो ये एनर्जी है ना, इसको हमने देखना है कि ये अब वो एनर्जी हो जो कि कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है। So it is apparent from the figure 7.6 that electron occupying an energy state E in the conduction band in fact possesses energy E minus EC. So यहाँ से कि हमने जो लेट्स से हमने जो है वो यहाँ से हम इसको राइट कर लेते हैं कि जो जीरो लेवल है एनर्जी का वो हमने लिया हुआ है यहाँ पर। यहाँ पे जीरो एनर्जी है, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, ई। सपोज करते हैं इलेक्ट्रॉन सारे चूंकि कंडक्शन बैंड में, इसलिए मैं यहाँ पे कंडक्शन बैंड में ले रही हूँ। लेट्स से कंडक्शन बैंड के बैंड है तो इसमें एक एनर्जी लेवल तो होगा नहीं, ढेर सारे एनर्जी लेवल्स होंगे ना।
यहाँ पे ढेर सारे एनर्जी लेवल्स होंगे और उनमें बहुत थोड़ी थोड़ी एनर्जी के चेंज के साथ ढेर सारे एनर्जी लेवल्स होंगे। इनमें से इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और कुछ इसमें लंग होंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह सारे इलेक्ट्रॉन जो है उसमें एनर्जी लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट बैंड है चूंकि, तो बिल्कुल ऐसे होंगे एनर्जी लेवल की जैसे वो बिल्कुल एक कंटिन्यूअस बैंड ही बना रहे हैं, मतलब इतनी एनर्जी का डिफरेंस इतना कम होगा। तो लेट्स से कि इस बैंड में फॉर एग्जांपल आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है और उसकी एनर्जी जो है वो यहाँ से लेके इतनी है, ई एनर्जी है। और जो अगर इसको हम जीरो लेवल कंसीडर कर लें तो जीरो लेवल से लेके यहाँ तक की जो एनर्जी है ये वैलेंस बैंड की एनर्जी है, तो टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड तक ई वी एनर्जी बन रही है, एनर्जी ऑफ द वैलेंस बैंड। और जीरो से लेके यहाँ बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड तक जो एनर्जी बन रही है वो ई सी है, कंडक्शन बैंड की एनर्जी। ठीक है, ठीक है। और फिर ई सी माइनस ई वी जो है वो एनर्जी गैप है, ई इक्वल टू ई सी माइनस ई वी। ठीक हो गया। तो अगर मुझे कंडक्शन बैंड में देखना हो कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है तो मैं क्या करूंगी, ई जो कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है माइनस ई सी करूंगी, ये ई सी है, दिस इज ई सी। तो कंडक्शन बैंड में मुझे किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी देखनी हो, ठीक है, कंडक्शन बैंड में, तो वो क्या होगी, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस द एनर्जी ऑफ माइनस द कंडक्शन एनर्जी ऑफ द कंडक्शन बैंड जो उसके बॉटम से शुरू होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की स्टेट जो है वो कंडक्शन बैंड के बॉटम से स्टार्ट होकर ऐसे ऊपर तक जा रही है ना। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो फिर क्या होगी, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस द एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड। सो ये होगी एनर्जी पोजेसेस बाय इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय इलेक्ट्रॉन। देयरफॉर आपकी इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगी, 4 पाई ओवर एच क्यूब 2m टू द पावर 3/2, और m को उसने स्टार कह दिया है क्योंकि इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और E जो है उसको हमने लिख लिया एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, E माइनस ई सी